हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम कवर करेंगे एनएपी 2020 यानी इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे ये हमारा ईएमआईआरएस का हो, चाहे हमारा ये सीटेट का हो। कोई भी हमारा पेडागोजिकल अगर क्वेश्चन है, अगर उसमें एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो उसमें ये वाला चैप्टर बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसके क्वेश्चन है हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम वो कवर करेंगे। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि हु वाज द चेयरमैन ऑफ एनईपी 2020 ड्राफ्टिंग कमेटी, यानी ड्राफ्टिंग कमेटी यानी एनईपी 2020 के चेयरमैन कौन थे। तो यहाँ पर बताना है कैलाश वादवु सिवान थे, या फिर डॉक्टर के कस्तूरी रंजन थे, या फिर प्रोफेसर यशपाल शर्मा थे, या फिर प्रोफेसर जी राजा गोपाल थे। तो फ्रेंड यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर हमारा कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर हमारा बी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डॉक्टर के कस्तूरी रंजन यहाँ पर जो थे वो इसके चेयरमैन हैं। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर का, इसमें बात कर रहा है कि व्हेन द यूनियन कैबिनेट डिड अप्रूव्ड द न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। यहाँ पर वो कह रहा है कि यूनियन कैबिनेट ने कब अप्रूव्ड किया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को, यानी 2020 की जो एनएपी है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी होती है। ये भी फ्रेंड पूछी जा सकती है। ठीक है, आप इसको भी ध्यान में रखें। यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है हमारी, न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसको कैबिनेट ने कब अप्रूव्ड किया। 29 जून 2020 को किया, 29 जुलाई 2020 को किया, 29 अगस्त 2020 को किया, या फिर 29 जनवरी 2020 को किया। तो फ्रेंड अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें यहाँ पर सेकंड वाले में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 29 जुलाई 2020 को इसको अप्रूव्ड किया गया था। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, यानी बी वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा हो जाएगा। आगे देखिए फ्रेंड, आगे हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट फ्रेंड। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर बात करते हैं, कह रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, यानी जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, यहाँ पर MHRD, यहाँ पर देखिए फ्रेंड इसकी भी फुल फॉर्म आप याद रखिएगा। ठीक है, ये भी फुल फॉर्म से इसमें एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि रीनेम्ड, उसका रीनेम्ड क्या कर दिया गया, उसका नया नाम क्या कर दिया गया है। यहाँ पर MHRD का है तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट कर दिया गया है, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है, मिनिस्टर ऑफ हायर एजुकेशन कर दिया गया है, या फिर मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन कैपिटल कर दिया गया है। तो MHRD की यहाँ पर क्या नाम कर दिया है तो बताना है यहाँ पर थर्ड नंबर में। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है इसका नाम कर दिया गया है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये जो पहला इसका नाम था, अब इसकी जगह पर क्या कर दिया गया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखते हैं। आगे देखिए, जो फ्रेंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ हुम कमेटी फॉर इवोल्यूशन ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन मई 2016। कह रहा है कि कौन से चेयरमैन के कमेटी के अंडर में जो न्यू पॉलिसन की जो एक इसकी समिति थी, मतलब ठीक है, इसका प्रारूप जो था, रिपोर्ट था, वो सबमिट की गई थी मई 2016 में। ठीक है, तो यहाँ पर यानी उन चेयरमैन का नाम बताना है। तो यहाँ पर बताना है कौन था, लेड श्री TSR सुब्रमण्यम था, या फिर डॉक्टर के कस्तूरी रंजन थे, या फिर रीना रॉय थे, या फिर श्री संजय धोत्रे थे। तो फ्रेंड यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन 4 नंबर की बात करें तो यहाँ पर कौन थे, वो लेट श्री TSR सुब्रमण्यम थे। ठीक है, यही उनको ही ये रिपोर्ट क्या की गई थी, सौंपी गई थी। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, ए वाला हो जाएगा। और वर्तमान कौन है, डॉक्टर कस्तूरी रंजन है। इन्होंने 2020 वाली जो न्यू पॉलिसी आई है उसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, यानी चेयरमैन है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा होगा, यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए फ्रेंड, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि एनईपी 2020 स्टेटेड एस्टेब्लिश अ नेशनल रिपोजिटरी ऑफ हाई क्वालिटी रिसोर्सेज ऑन अ फाउंडेशनल लिटरेसी
and numeracy on government digital platform. What is the name of the government digital platform? यहाँ कह रहा है कि जो नेशनल यानी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारी जो 2020 की है, ये स्टेट की गई थी स्टेब्लिश करने के लिए एक नेशनल रिपोजिटरी ऑफ हाई क्वालिटी रिसोर्स को फाउंडेशनल लिटरेसी में। तो यहाँ पर जो न्यूमरेसी ऑन गवर्नमेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर उस बताना है वो क्या, उसका नाम क्या रखा गया है। एनसीईआरटी रखा गया है, दीक्षा रखा गया है, दिशा रखा गया है, या फिर निशिथा रखा गया है। तो फ्रेंड यहाँ पर 5th नंबर में करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर देखिए जो हमारी यहाँ पर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर जो हमारी डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो कौन सी है, वो हमारी दीक्षा है। कौन सी है? दीक्षा है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पर जो दीक्षा है इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। आगे क्वेश्चन में आपको फुल फॉर्म भी बताई जाएगी। ठीक है, इसका क्वेश्चन रखा हुआ है हमने, तो आगे इसका जो दीक्षा है इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। ठीक है फ्रेंड, बहुत ज़्यादा ये फुल फॉर्म इस समय पूछी जाती है। एक दो यानी दो क्वेश्चन तो आते ही हैं फुल फॉर्म के, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और जो ईएमआरएस का एग्जाम है उसमें भी पूछा जाता है, सीटेट का एग्जाम है उसमें भी फुल फॉर्म पूछी जाती है। ठीक है, आगे देखिए। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछ रहा है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एबीसी एज पर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। यानी यहाँ पर एबीसी की फुल फॉर्म बतानी है क्या है। यहाँ पर देखिए क्या है हमारी एबीसी की फुल फॉर्म, एकेडमिक बेसिक सर्टिफिकेट है, एनुअल बेसिक सर्टिफिकेट है, एनुअल बैंक ऑफ क्रेडिट है, या फिर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है। तो फिर फ्रेंड यहाँ पर 6 वाले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए एबीसी, एबीसी का मतलब यहाँ पर एकेडमिक, यहाँ पर क्या एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है। यहाँ पर क्या है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है, यानी डी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। क्या है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म एबीसी की है। ठीक है, तो डी वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। आगे देखिए फ्रेंड, जो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि MERU इज स्टैंड फॉर, यानी MERU ये स्टैंड करती है, इसकी फुल फॉर्म बतानी है क्या है। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज है, या फिर मल्टी लिंगुअल एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज है, या फिर मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च अंडरटेकिंग है, या फिर मल्टी स्टेज एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज है। तो यहाँ पर MERU की फुल फॉर्म अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर जो हमारा पहला वाला क्वेश्चन है ये ऑप्शन है वही सही हो जाएगा। क्या है, मल्टी डिसिप्लिनरी। ठीक है, मल्टी डिसिप्लिनरी हमारी क्या है, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज है। अब यहाँ पर देखिए दूसरा वाला इसमें क्या है, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च अंडरटेकिंग है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी रिसर्च यूनिवर्सिटीज होगा। ठीक है, ये हमारी क्या होगी, यही वाली हमारी क्या होगी, फुल फॉर्म होगी। करेक्ट ऑप्शन हमारा इसलिए ए वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी छूटना नहीं चाहिए और इनको अच्छे तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो आगे देखिए यहाँ पर कह रहा है कि NEP 2020 रिप्लेस द, यानी जो NEP 2020 है इसे रिप्लेस किया गया, किससे रिप्लेस किया गया। हमारी इससे पहले भी तो पॉलिसी आई थी, तो यहाँ पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 है, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1969 है, बोथ ए एंड बी है, या फिर नन ऑफ द अबव है। तो फ्रेंड यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन की बात करें, द NEP 2020 रिप्लेस, तो इसे रिप्लेस किया गया है ये वाले से, यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 1986 में जो हमारी आई थी इसे रिप्लेस कर दिया गया है। उसका ही उसकी जगह पर ही एक नया वर्जन, आप सोच सकते हो कि नया वर्जन आ गया है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, ए वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए फ्रेंड, आगे बात कर रहा है, कह रहा है कि हाउ मेनी द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स मेंशन्ड इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, यानी कितने फंडामेंटल जो प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, सिद्धांत हैं, उनको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में क्या किया गया है, मेंशन किया गया है। 5, 11, 22 या फिर 20। तो यहाँ पर हमारे जो फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं उनकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे कितने 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं, उनकी यहाँ पर बात की गई है, 5 की बात की गई है। ठीक है, 5 याद रखना है, सिर्फ 5 नंबर, यानी आपको हाथ के 5 उंगलियां याद रखना है, पंजा पूरा, वही आपका क्या है फंडामेंटल अधिकार है। ठीक है, जिस तरीके से हमारा जो
5 उँगलियाँ हैं, ये हमारे किसी चीज़ को पकड़ सकती हैं और उस पर अधिकार जमा सकती हैं। उसी तरीके से आप सोच सकते हो कि ये 5 हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं, ठीक है? तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा, ठीक है? आगे देखिए फ्रेंड, यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि इन एनएपी 2020 द करेंट 10+2 सिस्टम टू बी रिप्लेस्ड बाय अ न्यू करिकुलम स्ट्रक्चर, व्हाट इज द न्यू करिकुलम स्ट्रक्चर? यानी 10+2 जो है इसे रिप्लेस कर दिया गया है एक नए करिकुलम के स्ट्रक्चर के साथ। बताना है क्या है? 3+4+4+5 है, 3+3 5+3+3+4 है, या फिर 4+3+3+5 है, या फिर 5+4+3+3 है। तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए, अगर बात करें यहाँ पर 5334 नंबर यहाँ पे याद रखना है कि 5334, ठीक है? यानी 5+3+3+4, यानी बी वाला यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? 10 नंबर में बी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 5334 यानी 5334 यानी 5334 आपको 5334 यानी 5334 ये नंबर याद रखना है। और ये पूछा जा सकता है, अभी जो हमारा EMRS से हमारा PGT का एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा गया था। तो हो सकता है इस वाले एग्जाम में भी पूछा जा सके, ठीक है? तो किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपको याद होना चाहिए, बी वाला हो जाएगा, ठीक है? ये इजी क्वेश्चन नहीं गलत होने चाहिए। आगे देखिए, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द NAP 2020 द इंडियन एजुकेशन सिस्टम प्रोड्यूस्ड ग्रेट स्कॉलर सच एज चरखा नागार्जुन। तो यहाँ पर फ्रेंड हमें बताना है, कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू NAP 2020, यानी जो NAP हमारी 2020 की है, इंडियन एजुकेशन सिस्टम की, जो प्रोड्यूस करती है ग्रेट स्कॉलर्स को, सच एक चरखा नागार्जुन। तो यहाँ पर बताना है, यहाँ पर हमें बताना है कौन, फाइंड आउट द ओड वन फ्रॉम द लिस्ट, यानी जिसमें इसमें जो है नहीं उनका नाम बताना है। क्या है? आर्यभट्ट है, या फिर ब्रह्महिरा है, या फिर जोनोक्रेट्स हैं, या फिर वस्कचार्या हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें, यहाँ पर हमारा जो 11 नंबर का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर देखिए जेनोक्रेट्स ये हमारे ओड हैं, ये नहीं है, बाकी हमारे सब क्या है इसमें लिस्ट में है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी वाला हो जाएगा, ठीक है? सी वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। आगे देखिए फ्रेंड, हमारे जो 12 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर बात कर रहा है, कह रहा है कि इन 1964 द इंडियन गवर्नमेंट हैड अपॉइंटेड एन एजुकेशन कमेटी, हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन कमेटी? कह रहा है कि 1964 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक एजुकेशन कमेटी को गठित किया गया था, उसमें कितने मेंबर थे? तो यहाँ पर 11 थे, 13 थे, 7 थे, या फिर 17 थे। तो फ्रेंड यहाँ पर 12 नंबर की अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो उसमें 17 मेंबर थे। कितने थे? 17 मेंबर थे। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, ठीक है? यानी उसमें 17 मेंबर थे। याद रखना 1964 की एक कमेटी एजुकेशन की गठित की गई थी जिसमें 17 मेंबर थे, ठीक है? आगे देखिए, तो फ्रेंड देखिए जो हमारा 13 नंबर का क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी इज पास्ड बाय इंडियन पार्लियामेंट इन विच ईयर? पहली एजुकेशन पॉलिसी जो हमारे आज़ाद भारत की थी वो इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा पास की गई थी। तो बताना यहाँ पर 1965 है, 1978 है, 1968 है, या फिर नन ऑफ द अबव है। तो फ्रेंड 13 नंबर की बात करें तो यहाँ पर देखिए 1968 में पास की गई थी। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? वो जो हमारी जो पहली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी वो 1968 में आई थी। तो यहाँ पर हमारा सी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है? सी वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा हो जाएगा, ठीक है? आगे देखिए, तो फ्रेंड यहाँ पर हमें परख की फुल फॉर्म बतानी है। कह रहा है कि फुल फॉर्म ऑफ द परख, परफॉर्म क्या है इसकी, परख की फुल फॉर्म? तो यानी परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज, ठीक है? ये हमारी है। या फिर आगे देखिए, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज, ये क्या सेम ही लग रही हैं बिल्कुल सभी। आगे देखिए, आगे भी फ्रेंड काफ़ी बड़ी है, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एनालिसिस तक यानी तो सारी की सारी क्या है, समान ही है, ठीक है? परफॉर्मेंस असेसमेंट, परफॉर्मेंस असेसमेंट, परफॉर्मेंस असेसमेंट, परफॉर्मेंस असेसमेंट। यहाँ पर रिव्यू है, रिव्यू है, रिव्यू है, यहाँ पर रेशनल है, ठीक है? बाकी यहाँ पर देखिए आगे एक में रेशनल है, बाकी यहाँ पर देखिए एनालिसिस इज नॉलेज ऑफ द होलिस्टिक डेवलपमेंट यहाँ पर है। यहाँ पर एनालिसिस ऑफ नॉलेज ऑफ हाई डेवलपमेंट है। यहाँ पर देखिए रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट है। तो यहाँ पर देखिए आगे देखिए रिलेशन एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज ऑफ फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट है। तो यहाँ पर फ्रेंड अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर देखिए जो हमारा
क्वेश्चन है 14 नंबर का। अगर हम इसमें परख की फुल फॉर्म की बात करें तो यहाँ पर हमारे जो डी वाला है, ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। परफॉर्मेंस असेसमेंट रिलेशन एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ठीक है। होलिस्टिक डेवलपमेंट यहाँ पर जो है नहीं, परख एनालिसिस रिलेशन वाला जो है वही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर हमारा डी वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे जो फुल फॉर्म पूछ रहा है यहाँ पर हमारा एनसीटीई की फुल फॉर्म पूछ रहा है। एनसीटीई की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन है, नेशनल कोड फॉर टीचर एजुकेशन है, नेशनल काउंसिल फॉर टेस्ट एजुकेशन है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एनवायरनमेंट है। तो फ्रेंड यहाँ पर हम 15 नंबर में क्वेश्चन करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर देखिए एनसीटी की फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, यहाँ पर नेशनल कोड फॉर टीचर एजुकेशन है, यहाँ पर नेशनल, यहाँ पर टेस्ट हो गया, यहाँ पर काउंसिल फॉर टीचर इन्वायरमेंट हो गया, तो ये गलत है। तो फ्रेंड यहाँ पर हमारा कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर हमारा पहला वाला ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, यानी ए वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बात कर रहा है कि वाई विच ईयर द मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग इज गोइंग टू बी अ 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री, यानी किस साल तक ये मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन होने जा रही है, 4 साल की जो इंटीग्रेटेड बीएड की डिग्री होगी वो कब तक लागू करने की बात की गई है, कब तक हो जाएगी, तो बताना है। यहाँ पर पहला ऑप्शन जो हमारा है, तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है 2025 तक होने की बात की गई है, या फिर 2030 की बात की गई है, 2021 ये तो होएगा ही नहीं, तो यानी 2028 की बात की गई है। तो फ्रेंड यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर देखिए जो 2000 यहाँ पर देखिए जो हमारा, यहाँ पर देखिए जो हमारा 4 ईयर की जो इंटीग्रेटेड डिग्री की बात की गई है वो हमारी कब तक की बात की गई है, वो हमारी 2030 की बात की गई है, ठीक है, यानी 2030 तक ये क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से अप्लाई कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर बी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, तो फ्रेंड देखिए जो हमारा 17 नंबर का जो क्वेश्चन इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि एज पर एनएपी 2020 द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डेवलप एडल्ट एजुकेटर फ्रेमवर्क हैज बीन गिवन टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस। यहाँ पर क्या क्या कर रहा है कि जैसे कि हमारा जो एनएपी 2020 है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डेवलप करना एडल्ट एजुकेटर फ्रेमवर्क को, उसको क्या कर दिया, हैज बीन गिवन टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, किस ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है इसका, एमएचआरडी को दिया गया है, एनसीआरटी को दिया गया है, एनसीटीई को दिया गया है, या फिर एनईपीए को दिया गया है, नीपा जिसे भी बोलते हैं। तो 17 नंबर में अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो ये बात कौन सी है, ये एनसीईआरटी का जो हमारा सिलेबस होता है जिसे हम पढ़ते हैं, ठीक है, उसी को दिया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये एनसीईआरटी ऑर्गेनाइजेशन करता है, तो यही यही हमारी क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एनसीईआरटी, ठीक है। आजकल ये पूरे देश में ये बहुत सर्वोपरि है, ठीक है, इसके बिना कोई भी हमारे यहाँ सिलेबस नहीं पढ़ाया जा सकता। तो यहाँ पर बी वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, अब फ्रेंड देखिए जो हमारा 18 नंबर का क्वेश्चन इसमें बात कर रहा है कि नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005, तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड वाज द आउटकम ऑफ, यानी जो नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का था, जो उसका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो था, जो वाज द आउटकम, वो किसका रिजल्ट था, क्वार्थोरी कमीशन का था, एनईपी 1968 का था, एनईपी 2020 का था, एनसीएफ 2000 का था, या फिर एनपीई 1986 का था। तो फ्रेंड यहाँ पर 18 नंबर में करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा, ठीक है, यानी काठोरी, सॉरी, यहाँ पर जो एनईपी जो 1968 था उसका ये क्या था, यही ये आउटकम था, ठीक है, यही उसका क्या था, ये आउटकम था। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट जो हमारा दिया गया है 19 नंबर में, कह रहा है कि एनसीएफ 2005 इज लार्जली बेस्ड ऑन, जो एनसीएफ 2005 था वो किस पर बेस्ड था, तो बिहेवियरिज्म पर था, कॉग्निटिविज्म था, ह्यूमनिज्म था, या फिर कंस्ट्रक्टिविज्म पर था। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड 19 नंबर की अगर करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर जो हमारा 19 नंबर का हो जाएगा, यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन डी वाला कंस्ट्रक्ट रचनावाद पर बात की गई थी, यानी एनसीएफ में किस पर जोर दिया गया था, कंस्ट्रक्टिविज्म पर, यानी रचनावाद पर दिया गया था। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी वाला हो जाएगा, ठीक है, यानी करके सीखने पर यहाँ पर जोर दिया गया था। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा
डी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे बात करता है जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 चिल्ड्रन पिक अप लैंग्वेज एक्सट्रीमली क्विकली बिटवीन द एजेस ऑफ 2 to 8। यानी कह रहा है कि एनईपी 2020 के अनुसार जो चिल्ड्रन है वो अपनी लैंग्वेज को पिकअप कर लेंगे क्विकली तरीके से 2 से 8 साल की उम्र तक। एंड मल्टीलिंगुअलिज्म हैज ग्रेट कॉग्निटिव बेनिफिट टू यंग स्टूडेंट, क्योंकि जो मल्टीलिंगुअलिज्म होता है वो जो बहुत ज़्यादा बेनिफिट करता है यंग स्टूडेंट के लिए। ये बात करेक्ट है, इनकरेक्ट है, या फिर करेक्ट है, या फिर इम्पॉसिबल है, या फिर पार्शियली इनकरेक्ट है? तो यहाँ पर 20 नंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए ये बात बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि 2 से 8 साल तक के बीच के जो स्टूडेंट होते हैं, 8 साल के बच्चे होते हैं, वो अपनी भाषा में क्या हो जाते हैं, निपुण हो जाते हैं। तो करेक्ट हो, ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो, यहाँ पर ऑप्शन हमारा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बात कर रहा है कि एनईपी 2020 क्लियरली स्टेटेड दैट द 3 लैंग्वेज फार्मूला विल कंटिन्यू टू बी इम्प्लीमेंटेड एज पर एज द। यहाँ पर कह रहा है कि जो एनईपी 2020 का जो अर्ली स्टेटेड जो था वो 3 लैंग्वेज पर क्या था, फार्मूला था, कंटिन्यू चलेगा। इम्प्लीमेंटेड एज पर जिसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा किस पर, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है उस पर। नो लैंग्वेज विल बी इम्पोज्ड ऑन एनी स्टेट, और कोई भी लैंग्वेज किसी स्टेट पर ये नहीं इम्पोज की जाएगी कि आपको यही वाली लैंग्वेज पढ़ानी है, ऐसा नहीं है। जो वहाँ की क्या होगी, एक रीजनल लैंग्वेज होगी, वो आपको पढ़नी है। ठीक है, उसी में आप पढ़ेंगे, बच्चा पढ़ेगा। तो ये बात क्या है, फॉल्स है, ट्रू है, आइदर ट्रू और फॉल्स है, या फिर नाइदर ट्रू और फॉल्स है। तो यहाँ पर देखिए हम अगर करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 21 की बात करें तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला बिल्कुल। यानी ये बात क्या है, ट्रू है, कोई भी लैंग्वेज जो की रीजनल है वो आप पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे बात कर रहा है, कह रहा है कि देयर विल बी फोकस ऑन प्रिपेयरिंग हाई क्वालिटी बाइलिंगुअल टेक्स्ट बुक्स। कह रहा है कि बहुत ज़्यादा फोकस किया जाएगा प्रिपेयरिंग करने में हाई क्वालिटी बाइलिंगुअल टेक्स्ट बुक्स पर। ठीक है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल पर फॉर साइंस एंड मैथमेटिक्स अकॉर्डिंग टू द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। यानी ये ऐसा नहीं है कि सारी की सारी आपको इंग्लिश में ही पढ़नी है, बाइलिंगुअल हो जाएगा, एक तरफ इंग्लिश होगी, एक तरफ हिंदी होगी, यानी रीजनल लैंग्वेज होगी जो आपको समझ में आती है। तो ये 2020 की न्यू पॉलिसी की बात की गई है। तो ये फॉल्स है, ट्रू है, आइदर ट्रू और फॉल्स है, नाइदर ट्रू और नॉर फॉल्स है। तो 22 में बात अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए जो 20 यानी बात किया है कैसी, ये बिल्कुल ट्रू है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी वाला हो जाएगा। ठीक है, बी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे बात कर रहा है, कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोग्राम विच हैज बीन इस्टेब्लिश्ड फॉर प्रोमोटिंग द लैंग्वेज फॉर इंडिया एंड फॉर द पर्पज ऑफ कल्चरल एनरिचमेंट एज वेल एज नेशनल इंटीग्रेशन। क्या कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोग्राम, यानी उस प्रोग्राम का नाम क्या है जो इस्टेब्लिश किया गया था प्रमोट करने के लिए जो लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया की हैं उनको। एंड पर्पज था कल्चरल इनरिचमेंट, यानी जो कल्चरल हमारा जो सांस्कृतिक इनरिचमेंट है उसको बढ़ाना। ठीक है, और नेशनल इंटीग्रेशन को। तो यहाँ पर कौन सा वो है, उस प्रोग्राम का नाम बताना है, एक भारत न्यू भारत, एक भारत सर्वश्रेष्ठ भारत, या फिर एक भारत प्यारा भारत, या फिर एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो यहाँ पर अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें 23rd नंबर में, तो यहाँ पर हमारा जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात की गई है। कोई भी आपका नेता होता है, कोई भी लीडर होता है, कोई जैसे कि मोदी जी होती है, वो किसकी बात करते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है, एक भारत श्रेष्ठ भारत यानी डी वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि विच इंडियन लैंग्वेज मेंशन्ड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कौन सी लैंग्वेज जो है, यानी जो शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का 8वां, उसमें ये मेंशन की गई है कि विल बी ऑफर्ड, यानी कि उसे ऑफर किया जाएगा एट ऑल लेवल्स स्कूल, यानी सारे स्कूल में उसे पढ़ाया जाएगा हायर एजुकेशन में एज इम्पोर्टेंट, जैसे कि उसे इम्पोर्टेंट माना गया है। इनरिचिंग ऑप्शन फॉर स्टूडेंट, ये स्टूडेंट के लिए ऑप्शन रिच किया गया है, इंक्लूडिंग एज
ऑप्शन इन द 3 लैंग्वेज, और 3 लैंग्वेज के फार्मूला में इसे मेंशन इंक्लूड भी किया गया है। हिंदी है, उर्दू है, तमिल है, संस्कृत है। तो यहाँ पर 24 नंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए जो हमारे डी वाली यानी संस्कृत संस्कृत है, क्या है ये, चाहे आपका संस्कृत चाहे आपका हिंदी मीडियम का बच्चा हो चाहे आपका इंग्लिश मीडियम का हो, उसमें ये संस्कृत क्या है उसे क्या इम्पोर्टेंट कर दिया गया है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी वाला हो जाएगा। ठीक है, डी वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 25 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि इट इज प्रपोज्ड इन एनईपी 2020 दैट संस्कृत टेक्स्ट बुक एट द फाउंडेशनल एंड मिडिल स्कूल लेवल में बी रिटन इन वन ऑफ द बिलो मेंशन फॉर्म। कह रहा है कि जो एनईपी 2020 का जो प्रपोजल है उसमें संस्कृत की टेक्स्ट बुक है वो एक फाउंडेशनल एंड मिडिल स्कूल के लेवल पर उसे लिखा जाएगा इन वन ऑफ द बिलो मेंशन फॉर्म। वो कौन जिसमें मेंशन किया गया है, किस में मेंशन किया गया है, ये यहाँ पर बताना है। स्टैंडर्ड सिंपल संस्कृत है, सिंपल संस्कृत स्टैंडर्ड है, संस्कृत सिंपल स्टैंडर्ड है, सिंपल स्टैंडर्ड संस्कृति है। तो यहाँ पर हमें बताना है। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें 25 नंबर में, तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा डी वाला हो जाएगा। क्या है ये, एस 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 है, क्या है ये, ट्रिपल एस क्या है, सिंपल स्टैंडर्ड संस्कृति है, सिंपल स्टैंडर्ड संस्कृति है। ठीक है, सिंपल स्टैंडर्ड संस्कृति, ये ट्रिपल एस की क्या है फुल फॉर्म भी ये पूछी जा सकती है कि ट्रिपल एस की फुल फॉर्म क्या है। तो हमारी डी वाली हो जाएगी, सिंपल स्टैंडर्ड संस्कृति, डी वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। आगे देखिए फ्रेंड जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि व्हाट इज द कंप्लीट नेम ऑफ आईएसएल, यानी आईएसएल का कंप्लीट नेम क्या है। इंडियन सिंबॉलिक लैंग्वेज है, इंडियन सिग्नेचर लैंग्वेज है, इंडियन साइन लैंग्वेज है, इंडियन साइंस लैंग्वेज है। तो यहाँ पर अगर करेक्ट ऑप्शन की बात करें 26 नंबर में, तो यहाँ पर देखिए इंडियन साइन लैंग्वेज यानी इंडियन साइन, इंडियन यानी आई मीन्स इंडिया, एस मीन्स साइन, एल मीन्स लैंग्वेज। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा सी वाला हो जाएगा। सी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए आगे बताया इसमें पूछ रहा है, कह रहा है कि GCED स्टैंड फॉर, जो GCED है ये किसके लिए स्टैंड करता है, ग्लोबल सिटीजनशिप एडिफिकेशन के लिए, ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन के लिए, ग्लोबल सिटीजनशिप इलेवेशन के लिए, या फिर ग्लोबल सिटीजनशिप इनलाइटनमेंट के लिए। तो यहाँ पर GCED की ये हमें फुल फॉर्म बताना है। तो 27 नंबर में अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन, यहाँ पर बी वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यानी बी वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए आगे 28 नंबर का जो क्वेश्चन है फ्रेंड, यहाँ पर देखिए ये हमारे बहुत ही ज़्यादा इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं और सारे एग्जाम में आते हैं। तो आप इनको अच्छे तरीके से ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। तो कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द NAP 2020 प्रैक्टिस बेस्ड करिकुलम फॉर ग्रेड 6 to 8 will be appropriately designed by NCERT. What will be the name of the practice based curriculum? क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो NAP 2020 है इसके हिसाब से जो प्रैक्टिस बेस्ड करिकुलम जो ग्रेड 6 to 8 है उसको अप्रोप्रिएटली तरीके से डिजाइन किया गया है NCERT के द्वारा। ठीक है, ये कौन सा नेम होगा जो प्रैक्टिस बेस्ड करिकुलम पर होगा, NFCSE होगा, NCDSE होगा, NCFCE होगा, या फिर NCFCE होगा। तो 28 नंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए NSFSE होगा। क्या होगा, NCF याद रखना, NCF और SE, NCF और SE याद रखना, डबल सी नहीं है। ठीक है, ये डबल सी इसमें दे देगा गलत, यानी इसमें क्या NCFSE, तो ये करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए आगे जो हमारा क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि हाउ मेनी डेज हैव बीन मेंशनड इन NAP 2020, कितने दिन मेंशन किए गए हैं NAP जो 2020 है फॉर पार्टिसिपेटिंग बैकलेस पीरियड, यानी बैकलेस पीरियड के लिए टू इंटर विद लोकल वोकेशन, एक इंटर लोकल वोकेशन एक्सपर्ट के लिए जैसे सच एज कारपेंटर, गार्डनर, पॉटर्स के लिए। तो 5 डेज है, 6 डेज है, 8 डेज है, 10 डेज है। तो 29 नंबर की अगर बात करें तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, वो हमारा 10 डेज हो जाएगा, यानी 10 दिन की ये बात की गई, 10 दिन यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए
आगे बात कर रहा है, कह रहा है कि हाउ मेनी स्कूल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 17 ईयर्स वर आउट ऑफ द स्कूल अकॉर्डिंग टू द 75th हाउस होल्ड सर्वे बाय NSSO इन 2017-18। कितने यानी हाउ मेनी स्कूल चिल्ड्रन, कितने जो बच्चे हैं इन द एज ग्रुप ऑफ यानी 16 से 17 के ग्रुप के जो है उनको बाहर कर दिया गया था स्कूल अकॉर्डिंग यानी स्कूल से किसके हिसाब से, जो 17 जो हमारा हाउस होल्ड सर्वे था NSS हो 2017 और 18 इसके हिसाब से। तो यहाँ पर बताना है 22 करोड़, 2.222 करोड़, या फिर 3.22 करोड़, या फिर 4.22 करोड़। तो यहाँ पर देखिए अगर फ्रेंड अगर हम 31 की बात करें तो यहाँ पर 30 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी वाला हो जाएगा। ठीक है, यानी 3.22 करोड़ यहाँ पर बच्चों को क्या कर दिया गया था, बाहर कर दिया गया था। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर फ्रेंड देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि NEP सेट द गोल टू अचीव 100% ग्रोथ इनरोलमेंट रेशियो इन प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल बाय। कह रहा है कि NEP है उसने 2020 जो है उसने अपना 100% ग्रोथ इनरोलमेंट कर दिया है। ठीक है, तो प्री स्कूल के लिए सेकेंडरी का तो यहाँ पर बात की गई है। तो यहाँ पर हमारा 31 में अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो क्या हो जाएगा, 31 में यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, यानी 2035 की बात की गई है। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है कि NEP 2022 रिकमेंड्स, यानी जो 2020 की जो हमारी NCP है NEP है वो रिकमेंड करती है कि दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी जो भारत की सरकार है विल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ फंड, वो फंड को कॉन्स्टिट्यूट करेगी टू बिल्ड द नेशनल कैपेसिटी को बिल्ड करने के लिए, टू प्रोवाइड इक्वाइटेबल क्वालिटी, यानी बराबर की क्वालिटी एजुकेशन की बनाने के लिए तो प्रोवाइड करवाएगी किसको, फॉर गर्ल्स एज वेल एज ट्रांसजेंडर स्टूडेंट, यानी जो गर्ल्स होती हैं और जो ट्रांसजेंडर स्टूडेंट हैं उनको। व्हाट विल बी द नेम ऑफ द फंड, और उस फंड का नाम क्या होगा, जेंडर एजुकेशन फंड होगा, जेंडर प्रमोशन फंड होगा, जेंडर इंक्लूसिव फंड होगा, या फिर जेंडर एम्प्लॉयमेंट फंड होगा। तो 32 की अगर हम बात करें यहाँ पर तो हमारा क्या होगा, जेंडर इंक्लूसिव फंड यहाँ पर इसका नाम रखा गया है, उस फंड का नाम है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा क्या होगा, यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट जो हमारा जो क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि व्हाट डज CWSN स्टैंड फॉर, CSW स्टैंड फॉर। इम्पोर्टेंट है फ्रेंड, यहाँ पर देखिए स्पेलिंग इसकी फुल फॉर्म की तो इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो चिल्ड्रन विद सेकुलर नीड्स है, चिल्ड्रन विद सोशल नीड्स है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स है, चिल्ड्रन विद सिंगुलर नीड्स है। तो 33 की अगर बात करें तो यहाँ पर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड की यहाँ पर बात की गई है। तो यहाँ पर सी वाला हमारा सॉरी सी वाला यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन विद सोशल नीड्स, यानी जो उनकी सोशल नीड है यहाँ पर बात की गई है सी वाले की। तो यहाँ पर हमारा सी वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चिल्ड्रन विद सोशल नीड्स। ठीक है, आगे देखिए फ्रेंड जो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है, अकॉर्डिंग टू द यू डाइज 2016 और 17 डेटा हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ इंडियाज पब्लिक प्राइमरी स्कूल हैव लेस देन 30 स्टूडेंट। यानी बात कर रहा है, कह रहा है कि जो यू डाइस 2016-17 का डेटा है उसके हिसाब से जो प्राइमरी स्कूल जो भारत के हैं उसमें बच्चे जो हैं 30 से भी कम हैं। तो कितने परसेंटेज ऐसे स्कूल हैं, 18% हैं, 28% हैं, 38% हैं, 48% हैं। तो यहाँ पर अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर देखिए 18% स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर प्राइमरी स्कूल बच्चे जो हमारे कितने हैं वो 18% से कम हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, यानी वो हमारा यहाँ पर ए वाला हो जाएगा, यानी 30 स्टूडेंट से कम है, यहाँ पर 18% ऐसे स्कूल हमारे हैं। तो यहाँ पर ए वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है, कह रहा है कि ECCE shall be delivered through a significantly expanded and strengthened system of early childhood education institution consisting of। कह रहा है कि ECC shall be delivered, यानी जो ACC है उसको डिलीवर किया जाएगा एक सिग्निफिकेंटली एक्सपेंडेड के जरिए एंड स्ट्रेंथेड, उसको स्ट्रेंथ किया जाएगा एक सिस्टम में अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इंस्टीट्यूशनल और कंसिस्टिंग ऑफ, जो कंसिस्टिंग करेगा, क्या कंसिस्टिंग करेगा, स्टैंड अलोन
आंगनबाड़ी में, या फिर स्टैंड अलोन प्री स्कूल में करेगा, या फिर आंगनबाड़ी को लोकेटेड विद प्राइमरी स्कूल में करेगा, या फिर ऑल ऑफ द अबव करेगा। तो यहाँ पर 35 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, आंगनबाड़ी को रिलेट करेगी विद प्राइमरी स्कूल से, ठीक है, यानी आंगनबाड़ी को बिल्कुल प्राइमरी स्कूल के बिल्कुल पास में ही उसको रखा जाएगा कि उनसे जो आंगनबाड़ी से बच्चे निकलेंगे तुरंत प्राइमरी में ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे जो 36 नंबर क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है कि NHERC स्टैंड फॉर, NHERC का हमें यहाँ पर फुल फॉर्म बताना है क्या है। नेशनल इकोनॉमिक ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल है, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल है, नेशनल एजुकेशन ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल है, या फिर नेशनल इकोनॉमिक ह्यूमन राइट काउंसिल है। तो यहाँ पर 36 की में अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल है। क्या है, रेगुलेटरी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या है, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, ठीक है। आगे देखिए, आगे बात कर रहा है, कह रहा है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म दीक्षा, यानी जो डिजिटल प्लेटफॉर्म लर्निंग है हमारा दीक्षा, इसकी फुल फॉर्म क्या है। डिजिटल इनिशिएटिव फॉर नॉलेज शेयरिंग है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज सिस्टम है, नन ऑफ देम। देखिए लास्ट में हमारा यानी जो SH सा लिखा हुआ है इसका मतलब शेयरिंग होता है, तो यानी जिसमें सिस्टम लिखा है तो काट दीजिएगा, ठीक है, ये भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पर डिजिटल इनिशिएटिव फॉर नॉलेज शेयरिंग होगा, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर नॉलेज शेयरिंग होगा। 37 नंबर में अगर करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, यानी कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग होता है, ठीक है, इनिशिएटिव नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा, ठीक है, बी वाला दीक्षा की फुल फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। आगे देखिए, अब देखिए फ्रेंड जो हमारा 38 नंबर का क्वेश्चन इसमें बात कर रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द सेपरेट फंड, यानी उस सेपरेट फंड का नाम है क्या है, दैट अलॉटेड जो अलॉट किया गया है फॉर इंक्लूसिव फॉर ऑफ वीमेन एंड ट्रांसजेंडर पीपल, यानी ट्रांस जो वीमेन और ट्रांसजेंडर पीपल हैं NEP में उसे ऐड किया गया है, बताना है उस नाम क्या है उसका। गर्ल चाइल्ड एजुकेशन फंड है, या फिर यूनिवर्सल एजुकेशन फंड है, जेंडर इंक्लूसिव फंड है, या फिर नन ऑफ द अबव है। तो 38 नंबर में अगर करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर देखिए जेंडर इंक्लूसिव फंड ये इसका नाम है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, देखिए आज का जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है तो फ्रेंड यहाँ पर बात कर रहा है, कह रहा है, इसमें ये बात कर रहा है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म्स वाज इंक्लूडेड इन NAP 2022, कह रहा है 20। तो यानी NAP 2020 में कौन सा रिफॉर्म इंक्लूड किया गया था, तो बताना है। यहाँ पर देखिए, इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, इंश्योरिंग यूनिवर्सल एक्सेस एट ऑल लेवल्स, या फिर न्यू करिकुलम एंड पेडागोजी स्ट्रक्चर 5+3+3+4, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर 39 नंबर की अगर करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर देखिए सारे के सारे ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी वाला हो जाएगा, ठीक है। इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन ये भी ऐड किया गया, इंश्योरिंग यूनिवर्सल एक्सेस एट ऑल लेवल्स ये भी किया गया, और 5+3+3+4 ये तो है ही। तो यहाँ पर सारे ऑप्शन हमारे बिल्कुल करेक्ट हैं, ठीक है। आगे देखिए, तो फ्रेंड देखिए आज का जो लास्ट हमारा क्वेश्चन इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि व्हेन इंडिया अडोप्टेड गोल फॉर SDG4 ऑफ द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो यहाँ पर बताना है 2020, 15, या फिर 2030, या फिर 2035, तो 25। तो यहाँ पर देखिए 40 नंबर में अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर ये देखिए कब तक हो जाएगा, ये अडोप्ट किया जाएगा, ये 2020 की 4 की बात की गई है। तो यानी यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक फ्रेंड आपको ये 40 स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो हमारे टॉप क्वेश्चन थे आपको समझ आए होंगे। NAP से बाहर नहीं आ सकती है, इससे ज़्यादा नहीं पूछी जा सकती है, क्योंकि ये उस लेवल के क्वेश्चन थे जो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, और यही पूछने वाले भी क्वेश्चन होते हैं। तो आई थिंक फ्रेंड आपको अच्छे से फ्रेंड समझ में आया होगा। तो फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, क्योंकि इसी तरीके से आपको नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।